हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। और आज से हम उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी PYQ सीरीज में जो उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन में हम देखेंगे कि उत्तराखंड के जो भी एग्जाम है उसमें जो उत्तराखंड का क्वेश्चन आते हैं, यानी कि उत्तराखंड का एग्जाम में तो ऑब्वियस सी बात है उत्तराखंड का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ में उनके ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हुए चलेंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट, जितने भी इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो इसको शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वीर रस को निम्न में से कौन सा संगीतिक वाद्य उत्पन्न करता है? ठीक है, वीर रस को यानी कि कहीं ना कहीं युद्ध की बात हो रही है। वीर रस यानी कि क्या होता है, युद्ध से रिलेटेड होता है, यानी कि वीरता से रिलेटेड है। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हमारे अलगोजा, रणसिंगा, हारमोनियम और इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब इसको समझते हैं कि इसमें ये जो है हमारे पास संगीतिक वाद्य यंत्र है क्या क्या इस तरीके से। अब जैसे ये आ रखे हैं, इन्हीं को मैंने एक पिक्चर लगा रखी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो ये अलगोजा रणसिंगा है, ये तो कॉमन चीज क्या है इसमें, हारमोनियम। हारमोनियम तो सबको पता है। अलगोजा रणसिंगा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और साथ में और भी जो वाद्य यंत्र है उनको भी समझ लेंगे। ठीक है, हारमोनियम तो सबको पता है, सबके घर में होता है। ठीक है, तो हारमोनियम कोई वीरता के, लड़ाई झगड़े के टाइम पे, ऐसे कोई युद्ध के टाइम पे हारमोनियम तो बजाया नहीं जाता, ये तो सबसे पहले हटा दो। ठीक है, दूसरा आता है अलगोजा और रणसिंगा। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक लगा रखी है। ठीक है, अब इसमें ये है आपका रणसिंगा और ये जो है ना, ये इस तरीके का है, ये बांसुरी टाइप का होता है, दो होते हैं इस तरीके से। ठीक है, दो होते हैं, इनको एक वायर से जुड़े होते हैं, इस तरीके से बजाया जाता है। अब साथ में मैंने जो पिक लगा रखी है, ये है एक बांसुरी वादक है। बांसुरी बेसिकली अलगोजा वादक है। अलगोजा एक तरीके की बांसुरी जिसमें दो बांसुरी यूज की जाती है। ठीक है, तो जो बांसुरी, अब ये मैंने पिक्चर लेने के पीछे एक रीजन ये था कि ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम अंकित है। ये फेमस बांसुरी वादक है, अलगोजा वादक है बेसिकली अगर बोला जाए तो। अलगोजा वादक है, अलग अलग तरीके से अलगोजा बजाते हैं, मुंह से, और ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे हम, ये नाक से बजा रहे हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, रामनाथ चौधरी। ठीक है, रामनाथ चौधरी है, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में अलगोजा काफी बजाया जाता है। इन्होंने व्हाइट हाउस में, यानी कि यूएसए की पार्लियामेंट जो बोल सकते हैं, व्हाइट हाउस जहाँ प्रेसिडेंट रहते हैं, वहां उत्तराखंड के राष्ट्रीय भवन में बहुत सारी जगह पे अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया है। और इनकी क्या है, जो मूंछें हैं बहुत लंबी है, इसलिए भी इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। ठीक है, तो बेसिकली मैंने अलगोजा समझाने के लिए लगा रखी है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अलगोजा क्या होता है, बांसुरी की तरह का एक वाद्य यंत्र होता है। और ये है रणसिंगा। रणसिंगा, ये जो रणसिंगा होता है ये बजाया जाता है युद्ध के दौरान। ठीक है, युद्ध के दौरान क्या होता है, रणसिंगा बजा के युद्ध उद्घोषणा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रणसिंगा। वीर रस को ये रिप्रेजेंट करता है। अब इसी के साथ साथ वाद्य यंत्र देख लेते हैं। वाद्य यंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं धातु, कुछ होते हैं चर्म वाद्य यंत्र, ये एग्जाम में आते हैं। धातु, चर्म, तार, और ऐसे ही सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, तो इनको देखते हैं कौन से धातु है, कौन से तार है, कौन से चर्म है। कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले धातु में देख लेते हैं। धातु में क्या आता है, वीणाई। जो इंपोर्टेंट है, जो अलग से, जो तो हमें समझ नहीं आते, जिनमें कंफ्यूजन होता है, मैं उन्हीं को ले रखा है। ठीक है, वीणाई हो गया, बाकी घंटी हो गई या घंटा हो गया। ठीक है, ये तो पता ही है, तो नाम से क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही एक कसेटी होता है, कसेटी वाद्य यंत्र। और ऐसे ही क्या है, एक खजड़ी वाद्य यंत्र है। ये थोड़ा सा अलग से नाम है, तो इसलिए मैंने ले रखे ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। बिणाई हो गया, कसेटी हो गया, खजड़ी हो गया, एक है धातु वाद्य यंत्र। धातु इन द सेंस की क्या होता है, इनमें धातु की एक प्लेट होती है, धातु का यूज किया जाता है बेसिकली, ये समझ लो सीधा सीधा। धातु का यूज किया जाता है। जैसे घंटी होती है ना, घंटी में क्या होता है, धातु की होती है, उसमें लकड़ी से मारेंगे तो उसकी आवाज आती है। इस तरीके का क्या होता है, सोनोरस बेसिकली उसका नेचर होता है, ऐसे समझ लो। तो ये धातु वाद्य यंत्र हो गए। ऐसे चर्म वाद्य यंत्र, चर्म वाद्य यंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट है ढोल। ठीक है, चर्म वाद्य यंत्र मतलब जिसमें चमड़ा यूज किया जाता है, यानी कि बकरी की खाल या पेड़ की खाल, इस तरीके से क्या होती है, हमारे ढोलकी के दोनों साइड क्या होता है, खाल लगाई जाती है ना। ठीक है, वो है चर्म वाद्य यंत्र, यानी कि चमड़ा लगाया जाता है। अच्छा, ढोल से इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है, ये हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। कब इसे घोषित किया था, 2015 में। 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, ऐसे चर्म वाद्य यंत्र और क्या होता है, हुड़की एक चर्म वाद्य यंत्र। ऐसे ही धतिमा,
ठीक है, हुड़की, धतिमा और ढोल, ये क्या है, चर्म वाद्य यंत्र। ऐसे ही तार वाद्य यंत्र में आएंगे तो जिनमें स्ट्रिंग लगी होती है, तार वाद्य यंत्र सबसे इजी है इसको समझना, सारंगी हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक तारा हो गया, ठीक है, एक तारा जैसे पंजाबी लोग काफी बजाते हैं एक तारा, ठीक है, एक तारा हो गया, वीणा हो गया, ठीक है, उत्तराखंड में बजाई जाती है। ये क्या, अच्छा इसी में जैसे ये है ना अलगोजा, अलगोजा बेसिकली क्या है, ये सिंधी लोग बजाते हैं, अलगोजा जो है सिंधी लोग बजाते हैं, वहां से राजस्थान में आया, राजस्थान से फिर उत्तराखंड में आया, इस तरीके से अलग अलग स्टेट में ये वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है, ये भी इससे हम समझ सकते हैं। ऐसे सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र में क्या आता है, तुरही हो गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है रणसिंगा हो गया, रणसिंगा क्या है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्र है, रणसिंगा हो गया, तुरही हो गया, ऐसे ही। अच्छा रणसिंगा को एक और नाम बोला जाता है अंकोरा, ठीक है, रणसिंगा का एक और नाम है अंकोरा भी बोला जाता है, तुरही हो गया, रणसिंगा हो गया। ऐसे ही मोछंग, मोछंग भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है, और अलगोजा, अलगोजा भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र में आता है, ठीक है। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिनको फूंक मार के बजाया जाता है। तार वाद्य यंत्र जिनमें स्ट्रिंग होती है, तार होती है। चर्म वाद्य यंत्र जिसमें चमड़ा लगा होता है। धातु वाद्य यंत्र जिसमें धातु का यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए हुए कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एक साइड कुछ अभिलेखों के बारे में दे रखा है और दूसरी साइड उनके वो कहाँ पाए गए या कहाँ पाए जाते हैं अभी, ठीक है, ये हमें बता रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं अशोक का शिलालेख। अशोक का शिलालेख ये तो फेमस है, ये तो जानते ही, कहाँ है ये, कालसी में है। कालसी कहाँ पड़ता है, आज के देहरादून में, ठीक है, आज के देहरादून में पड़ता है कालसी, ठीक है, कालसी अभिलेख। अच्छा अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, कालसी अभिलेख ये तो पता ही है हमें, अब इसमें इंपोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखा है ये इंपोर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख है, 5 यवन राजाओं का उल्लेख है। अशोक के कौन से अभिलेख में 5 यवन राजाओं का उल्लेख आएगा, तो कालसी अभिलेख में। कालसी अभिलेख का है देहरादून में। दूसरा है बाड़ाहाट। बाड़ाहाट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए ये किसका प्राचीन नाम है, ये उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है। तो बाड़ाहाट, बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है ये कहाँ मिलेगा, आपका उत्तरकाशी में मिलेगा। ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ स्थल, अश्वमेध यज्ञ स्थल कहाँ है, बाड़वाला का अश्वमेध यज्ञ स्थल किसका है, सीलवर्मन का, ठीक है, सीलवर्मन का बाड़वाला का अश्वमेध यज्ञ स्थल, ठीक है। इसमें सीलवर्मन ने क्या बताया था, इसमें 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है, सीलवर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसका वर्णन है, ठीक है, यज्ञ वेदिका है। और ये कहाँ है, ये जो बाढ़ वाला है, वाला वाला जो होते हैं बेसिकली ज्यादातर देहरादून में ही होते हैं, ठीक है। ये बाढ़ वाला भी कहाँ है, आपका देहरादून में, अश्वमेध यज्ञ स्थल बाढ़ वाला। लास्ट हमारा जानवीनौला, जानवीनौला अभिलेख, ये कहाँ है आपका, गंगोली हाट में पड़ता है, ठीक है, जानवीनौला ये क्या है, गंगोली हाट में पड़ता है ये। अच्छा जानवीनौला से इंपोर्टेंट चीज और क्या हो सकती है, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, जानवीनौला अभिलेख गंगोली हाट, गंगोली हाट कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ की एक तहसील है। जानवीनौला जो है ये माना जाता है 13वीं सदी का है, ठीक है, 13वीं सदी का है, 13वीं सदी के कत्यूरी शासकों का, ठीक है, कत्यूरी शासकों का माना जाता है। और कुछ जगह ये भी माना जाता है मणिकोटी शासक, मणिकोटी शासक, ठीक है, उनसे भी संबंधित था, मणिकोटी शासकों से संबंधित था। और स्थानीय जो क्या है, यहाँ के स्थानीय जो हमारी क्या है कथाएं हैं, उसमें ये बोला जाता है कि ये जो जानवीनौला है, ये गंगोली हाट में एक मंदिर पड़ता है काफी फेमस, हाट कालिका मंदिर, माँ हाट कालिका मंदिर। तो जो माँ हाट कालिका है वो जानवीनौला में स्नान करने जाती थी, ये भी एक स्थानीय मान्यता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके साथ हमने और भी सारे फैक्ट देख लिए। और हाट कालिका कहाँ है, हाट कालिका का भी गंगोली हाट में है, ठीक है। ऐसे गंगोली हाट में एक और इंपोर्टेंट जगह कौन सी, पाताल भुवनेश्वर, पाताल भुवनेश्वर जगह भी कहाँ है, गंगोली हाट, पाताल भुवनेश्वर गुफा, ठीक है। पाताल भुवनेश्वर हो गया, हाट कालिका हो गया, और जानवीनौला अभिलेख कहाँ है, सारे के सारे कहाँ है, गंगोली हाट, गंगोली हाट कहाँ है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के हमने ऑप्शन ऑब्जर्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और राइट आंसर हमें बताना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक साइड हमें क्या दे रखा है, राइटर दे रखा है, और एक साइड उनकी रचनाएं दे रखी है, ठीक है। और जो राइटर और रचनाएं दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इन ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीलानंद कोटनाला। ये सारे के सारे जो राइटर है बेसिकली ये सारे के सारे गढ़वाली राइटर है, ठीक है। ये इन्होंने गढ़वाली भाषा के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा बुक्स लिखी थी, ठीक है। बेसिकली गढ़वाल से बिलोंग करते तो गढ़वाली भाषा को इन्होंने प्रचार प्रसार करा। तो सबसे पहले लीलानंद कोटनाला, इनकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो क्या है, गढ़वाली छंदमाला,
लीलानंद कोटनाला की कौन सी है? गढ़वाली छंदमाला। गढ़वाली छंदमाला क्या है? एक कविता संग्रह एक तरीके का। ये जो आधुनिक गढ़वाली साहित्य है उसमें उसका एक इंपोर्टेंट कविता संग्रह माना जाता है। किसका? लीलानंद कोटनाला जी का गढ़वाली छंदमाला। ठीक है, अगला देखते हैं, तोता कृष्ण गैरोला। तोता कृष्ण गैरोला ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? प्रेमी पथिक। यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये हो सकता है, एक बुक है प्रेम पथिक, तोता कृष्ण गैरोला की कौन सी है? प्रेमी पथिक। मैं बोल रहा हूं प्रेम पथिक की बात कर रहा हूं। प्रेम पथिक किसकी है? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जो हिंदी साहित्य के काफी प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, प्रसिद्ध लेखक है बोल सकते हैं, कवि बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम पथिक, प्रेम पथिक अगर आएगा तो जयशंकर प्रसाद है, और प्रेमी पथिक है तो तोता कृष्ण गैरोला। ये भी गढ़वाली साहित्यकार हैं। ठीक है, तोता कृष्ण गैरोला। ऐसे ही अगला है महेंद्र योगेंद्रपुरी, महंत योगेंद्रपुरी। महंत योगेंद्रपुरी जो है, इनकी जो रचना है वो कौन सी है? फूलकंडी या फूलकांडी। जो ये महंत योगेंद्रपुरी थे, ये बेसिकली कहां से बिलोंग करते थे? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर में एक किलकिलेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है, इससे इंपोर्टेंट चीज ये है किलकिलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये श्रीनगर में पड़ता है, तो वहां के महंत थे महेंद्र योगेंद्रपुरी। अच्छा, ये एक तो कवि थे ही थे, साथ ही चिकित्सा से भी संबंधित थे। चिकित्सा से भी संबंधित थे, चिकित्सा और कवि। ठीक है, दोनों थे, चिकित्सा और साहित्य से संबंधित थे। कौन? हमारे महंत योगेंद्रपुरी। इनकी रचना कौन सी है? फूलकांडी। अच्छा, इसमें लास्ट ऑप्शन है केशव दास अनुरागी। इनकी क्या है? ढोल सागर। ढोल सागर काफी इंपोर्टेंट कृति है। और जो केशव दास अनुरागी थे, ये क्या थे? ढोल वादक थे। ठीक है, ये ढोल बजाते थे और इसी के रिगार्डिंग इन्होंने ढोल सागर लिखा है। काफी फेमस ढोल वादक थे। इन्होंने अलग अलग जगहों पे अपने ढोल वादन से प्रस्तुति दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुबेरा, बाजू और तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं? ठीक है, तुबेरा, बाजू और तिमली, ये तीनों के तीनों जो लोकगीत हैं, ये किस जनजाति से संबंधित हैं? भोटिया जनजाति से संबंधित है। अच्छा, अब भोटिया जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। भोटिया जनजाति कहां कहां पाई जाती है? पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ठीक है, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली के जो पहाड़ी इलाके हैं, जो हिमालयी क्षेत्र हैं, वहां भोटिया जनजाति पाई जाती है। और उत्तरकाशी के भोटियाओं को क्या बोला जाता है? जाड़ भोटिया बोला जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी इसमें। ठीक है, अच्छा, अब भोटिया जनजाति से ही कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। इंपोर्टेंट क्या हो सकते हैं? इनके जो आवाज होते हैं, भोटिया जनजाति क्या है? एक तरीके से घुमंतु जनजाति है। ठंडे टाइम में क्या होती है? जैसे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है तो ये नीचे वाले इलाकों में आ जाते हैं, और गर्मी में क्या होते हैं? ऊपर चले जाते हैं। जब बर्फ पिघल जाती है तो ऊपर चले जाते हैं। तो इनके जो आवाज होते हैं अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इनका जो एक आवाज है गुंडा, गुंडा या मुंसा, गुंडा या मुंसा बोला जाता है। ये आवाज इनका कब है? ठंड के समय का, यानी कि शीतकालीन आवाज इनका क्या बोला जाता है? गुंडा या मुंसा। और मैथ बोला जाता है इनका ग्रीष्मकालीन आवाज। ठीक है, या गर्मियों के टाइम पे जो आवाज होता है उसको मैथ, और ठंडों के टाइम पे गुंडा या मुंसा बोला जाता है। और भोटिया जनजाति से एक वाद्य यंत्र भी इंपोर्टेंट है, हुड़का। ठीक है, हुड़का वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, और इसी में जो ये तुबेरा, बाजू और तिमली है, इसमें जो बाजू है, जो बाजू वाद्य यंत्र है, सॉरी बाजू जो लोकगीत है, ये किससे संबंधित है? ये वीर रस से संबंधित है। ये युद्ध क्षेत्र में या वीरता के बखान में ये लोकगीत गाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? भोटिया के लोकगीत है, तो तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में जिला योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, जैसे ही जिला योजना आती है, जिला योजना से ही सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, एक अधिनियम आया था, जिला योजना समिति, जिला योजना समिति अधिनियम। ये अधिनियम कब का है? पहले फैक्ट तो ये होता है इंपोर्टेंट, 2007 का अधिनियम है। उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम आया था। ये कब आया था? 2007 में आया था। और इसको कौन देखता है? इसको जिला योजना समिति देखती है। जिला योजना समिति बनाई जाती है जिले में, किस लिए बनाई जाती है? जिले के विकास के लिए, जिले के विकास के लिए। आप देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। जिला योजना एक पंचवर्षीय योजना होती है।
नहीं, पंचवर्षीय योजना नहीं, ये क्या होती है हर साल, यानी कि वार्षिक रूप से इसमें क्या बनाई जाती है, योजना बनाई जाती है जिले के विकास से संबंधित। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है, बिल्कुल सही है, बी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा गया था, तो बी इसका सही है, उत्तर हो गया। और इसमें से इंपोर्टेंट चीज और क्या हो सकती है, जिला योजना समिति, उत्तराखंड जिला योजना समिति अधिनियम कब बनाया गया था, 2007 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिला योजना जिला नियोजन समिति द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हिम्मत दे रखे हैं, कौन कौन से, मिलम और चौराबाड़ी और दूसरा मिलम। ठीक है, मिलम और चौराबाड़ी जो है हिम्मत के प्रकार हैं, बिल्कुल सही, मिलम और चौराबाड़ी क्या है, हिम्मत है। और जो मिलम जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अच्छा, मिलम कहाँ है, मिलम जो हमारा पड़ता है ये पड़ता है पिथौरागढ़ में, और चौराबाड़ी पड़ता है हमारा कहाँ, केदारनाथ के पास पड़ता है। ठीक है, चौराबाड़ी ताल, ठीक है, केदारनाथ के पास पड़ता है, केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग में पड़ता है चौराबाड़ी में। ठीक है, अब इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ की यहाँ पे मिलम के बारे में बात हुई है, तो कुछ पिथौरागढ़ के कुछ और हम हिमनदों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, हिमनदों के बारे में देख लेते हैं। तो इसको मैप की सहायता से पहले तो पिथौरागढ़ की लोकेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तराखंड का मैप है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा उत्तरकाशी, ये चमोली और ये है पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ के इस साइड क्या मिलेगा, इस साइड तिब्बत मिलेगा। ठीक है, तिब्बत यानी कि जो चीन द्वारा क्या कर रखा है, चीन द्वारा ऑक्यूपाई कर रखा है इलाका है। ठीक है, तिब्बत को, और इस साइड मिलेगा नेपाल। ठीक है, पिथौरागढ़ क्या है, चीन और तिब्बत दोनों से सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, और अगर उत्तराखंड के इस पोर्शन में देखेंगे तो यहाँ यूपी आ जाता है, और यहाँ आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ हिमाचल प्रदेश आ जाता है, यानी कि पश्चिम दिशा में। और पिथौरागढ़ के बारे में कुछ चीजें और देख लेते हैं। पिथौरागढ़ से कौन कौन से जनपद सीमा साझा करते हैं, चमोली हो गया, बागेश्वर हो गया, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा और चंपावत, यानी कि 4 जिले, उत्तराखंड के 4 जिले पिथौरागढ़ से सीमा साझा करते हैं। और पिथौरागढ़ किस किस से सीमा साझा करता है, तिब्बत और नेपाल से, अंतरराष्ट्रीय सीमा तिब्बत और नेपाल से साझा करता है। अब पिथौरागढ़ के कुछ हिमनद हम यहाँ साथ साथ ऑब्जर्व कर लेते हैं। पिथौरागढ़ में कौन कौन से हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो मिलम, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मिलम के साथ साथ रालम, मिलम रालम, रालम ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में मिलता है। नामिक, नामिक ग्लेशियर भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ऐसे ही सोना ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है, और ऐसे ही लस्सर, लस्सर भी पिथौरागढ़ में है। ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ है, पिथौरागढ़ में। और इसमें इंपोर्टेंट कौन सा है, मिलम। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मेहरांग फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, यानी कि मेहरा और फर्त्याल यानी कि चंद वंश के बारे में बात हो रही है। अब चंद वंश के बारे में कुछ और फैक्ट भी देख लेते हैं। तो मेहरांग फर्त्याल दरबारी गुटों का संबंध चंद वंश से था, बिल्कुल सही है। ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कोटाल तथा पहरी नामक कर्मचारी चंद वंश से संबंधित थे, ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे समझते हैं चंद वंश के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो चंद वंश के संस्थापक कौन थे, सोमचंद। ठीक है, सोमचंद चंद वंश के संस्थापक थे। ये किसने बताया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम। और सोमचंद्र चंद वंश की स्थापना कब की गई थी, 1020 से 1025 के आसपास मानी जाती है। ठीक है, बुक्स में 1025 ईस्वी दे रखा है। ठीक है, तो 1025 इसमें बोल सकते हैं हम, 1025 ईस्वी में सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना की थी। अच्छा, अब सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक किसने बोला है, 2 लोगों ने बोला है। एक तो एटकिंसन ने, ठीक है, एटकिंसन ने, जो इंपोर्टेंट नाम से पूछे जाते हैं, एटकिंसन और बीडी पांडे जी। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, जिनकी क्या आती है, कुमाऊं का इतिहास बुक भी आती है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक माना है। ठीक है, एटकिंसन और बीडी पांडे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, अब जो 1025 ईस्वी है ना, इसी से एक चीज और याद रख लो। ठीक है, सोमचंद है, ऐसे ही एक जगह है सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर में जो लूटपाट करी थी किसने, महमूद गजनवी ने। ये भी कब करी थी, 1025-1026 ईस्वी में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, महमूद गजनवी ने क्या करा था, इसे लूट के ले गया था ना 1025-1026 ईस्वी में। ठीक है, जिसमें काफी धन लेके वो कहाँ चले गया था, वापस अपने साम्राज्य में चले गया था। इससे एक फैक्ट, एक नेशनल स्टैटिक्स फैक्ट का यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री का भी हम साथ में देख सकते हैं। ठीक है, चंद वंश का संस्थापक कौन था, सोमचंद था। ठीक हो गया।
अब इसी के साथ साथ चंद्रवंश के क्या पूछा गया, यहाँ पे हमें दरबारी गुटों के बारे में पूछा गया, तो इससे संबंधित कुछ और हम फैक्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, चंद्रवंश में जो मेहरा फड़त्याल थे ये क्या थे, इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चंद्रवंश में जो मेहरा और फड़त्याल थे, ठीक है, मेहरा और फड़त्याल ये क्या करते थे, राजा को परामर्श देते थे, राजा को परामर्श देने का काम करते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, काफी इंपोर्टेंट पोजीशन रखते थे किसमें, चंद्रवंश में। ठीक है, ऐसे ही जो कोटाल और प्रहरी, कोटाल और प्रहरी क्या थे, कोटाल और प्रहरी, कोटाल और प्रहरी में जो कोटाल थे, कोटाल क्या होते थे, ये प्रधान, एक ग्राम स्तर पे प्रधान बोला जाता था, जैसे आज ग्राम प्रधान होता है उस टाइम पे प्रधान बोला जाता था। तो प्रधान का जो सहायक होता था वो कोटाल होता था, प्रधान से नीचे कौन होता था, कोटाल होता था, प्रधान का सहायक जो होता था वो कोटाल होता था। ऐसे ही प्रहरी, प्रहरी जो होते थे ये होते थे चौकीदार। ठीक है, प्रहरी होते, प्रहरी जैसे आजकल बोलते हैं ना प्रहरी, वैसे क्या होते थे, चौकीदार होते थे। ये बी डी पांडे जी ने बोला है कि प्रहरी जो है चौकीदार होते थे और कोटाल क्या होते थे, सहायक होते थे। और बी डी पांडे ने ये भी बताया है कि जो प्रहरी होते थे ये क्या होते थे, ज्यादातर शूद्र वर्ण से संबंधित होते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, प्रहरी एक तो चौकीदारी का काम करते थे, साथ में क्या करते थे, डाक, ये जैसे कोई डाक आई उसको भी ले जाने का काम करते थे। ऐसे ही छोटे मोटे कुछ काम जो होते हैं, इधर से उधर डाक ले जाना या संदेश देना, ये काम भी प्रहरी का होता था। ठीक है, ये चंद्रवंश से संबंधित हमने ये फैक्ट देखे। अब साथ ही कुछ और चीजें भी देख लेते हैं कि चंद्रवंश में और क्या क्या था। चंद्रवंश में सेनापति को क्या बोला जाता था, चंद्रवंश में जो सेनापति होता था उसे क्या बोला जाता था, बख्शी बोला जाता था। ठीक है, चंद्रवंश में सेनापति को बख्शी बोला जाता था। ऐसे ही जो दीवान होता था, दीवान, ठीक है, चंद्रवंश में जो दीवान होता था वो क्या होते थे, जोशी, जोशी बोला जाता था। जोशी कास्ट होती है ना, उस टाइम जो दीवान होते थे उन्हें जोशी बोला जाता था। यानी दीवान आज के समय में समझ लो कि प्राइम मिनिस्टर टाइप। ठीक है, और ये क्या, सेनापति क्या होगी, डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि जो डिफेंस का देखता है, आर्मी जनरल समझ लो। ठीक है, वो क्या होता था, बख्शी बोला जाता था। ऐसे ही चंद्रवंश से संबंधित एक और फैक्ट है, सोमचंद से संबंधित, जो कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था जो शुरू करी थी, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था किसने शुरू करी थी, सोमचंद ने शुरू करी थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से चंद्रवंश से संबंधित हमने ये काफी सारे फैक्ट देख ले। अब बाकी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम बुक, कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम बुक के लेखक कौन है। कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम, इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर अनिल कार्की। अब इसमें क्या होता है, एक कंफ्यूजिंग चीज ये है कि कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम, अगर ये आएगा तो डॉक्टर अनिल कार्की। इसी में अगर कुमाऊं लोक संस्कृति के साथ लोक कला जोड़ दे, कुमाऊं लोक संस्कृति के साथ लोक कला, कुमाऊं लोक संस्कृति लोक कला के विविध आयाम, के विविध आयाम, अगर इस बुक की बात की जाए तो ये बुक किसने लिखी है, डॉक्टर सरोज वर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर सरोज वर्मा। ठीक है, कुमाऊं लोक संस्कृति के लोक कला के विविध आयाम, अगर लोक कला के विविध आयाम आएगा तो डॉक्टर सरोज वर्मा, अगर कुमाऊं लोक संस्कृति विविध आयाम तो डॉक्टर अनिल कार्की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर अनिल कार्की। ऐसे अगर कुमाऊनी भाषा साहित्य से संबंधित है, कुमाऊनी भाषा साहित्य का उद्गम एवं विकास, ठीक है, बुक का नाम आप नोट कर सकते हैं, कुमाऊनी भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास। अगर ये बुक आ जाए एग्जाम में तो ये बुक किसने लिखी है, शेर सिंह बिष्ट, जो इसमें ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हो सकते हैं, इसलिए आप इन बुक्स को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कुमाऊनी लोक संस्कृति विविध आयाम की बात करेंगे तो डॉक्टर अनिल कार्की। लोक संस्कृति लोक कला अगर इसमें ऐड हो जाएगी तो कौन हो जाएंगी, डॉक्टर सरोज वर्मा। और कुमाऊनी भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास आएगा तो शेर सिंह बिष्ट। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चंद्रवंश के शासक कीर्तिचंद से संबंधित कुछ तथ्य दे रखे हैं, किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में लाया था। कीर्तिचंद ने किन राज्यों को अपने राज्यों और स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में लाया था। ठीक है, कीर्तिचंद क्या कौन थे, रतनचंद के बाद जो शासक बने थे कौन थे, कीर्तिचंद थे। ठीक है, अब देखते हैं कीर्तिचंद के बारे में। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, खगमरा कोट, सोनरा, कोटोली और कैडारो बोरारो। ठीक है, ये जो सारे के सारे जो इलाके हैं ये कीर्तिचंद ने
जीत के क्या करा था, अपने साम्राज्य में मिला दिया था। तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सारे के सारे इलाके तो थे, इसके साथ साथ कुछ और भी इलाके जीते थे इन्होंने। कौन कौन से जीते थे, बाड़ा मंडल, ठीक है, बाड़ा मंडल, बिसौद, बाड़ा मंडल हो गया, बिसौद हो गया, ठीक है, और बाड़ा मंडल, बिसौद, खगमरा कोट, सुनरा कोट, कोटोली, कैडारो, बोरारो, ये सारे के सारे किसने जीते थे, कीर्तिचंद ने जीते थे। ठीक है, कीर्तिचंद क्या है, बेसिकली इनका अगर वो टाइम पीरियड देखा जाए तो 1488 से 1906 के आसपास का माना जाता है इनका, सॉरी 1488 से 1506 के आसपास का। ठीक है, ये इनका क्या है टाइम पीरियड भी अगर आ सकता है, तो मतलब मोटा मोटा मान लो कि 1500 ईस्वी के आसपास थे। ठीक है, कौन, कीर्तिचंद। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से जगह जीती थी, बाड़ामंडल, बिसौद, खगमराकोट, सिउनराकोट, कोटोली और कैडारो, बोरारो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इन्होंने कौन से सिफारिशें दी थी। ठीक है, कौन सी सिफारिश, 5वें उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की सिफारिश से संबंधित कौन कौन से इसमें फैक्ट है। ठीक है, अब उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब ये जो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये प्रॉपर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इस तरीके से दिए जाते हैं ऑप्शन, जैसे राज्य की कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए, इसके लिए आपको वित्त आयोग की रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसको थोड़ा सा आप एनालिसिस करेंगे, तो अगर इसमें देखो डेटा दे रखा है, डेटा में क्या होता है, जनरली अगर बहुत टिपिकल सा डेटा दिया होता है तो वो सही ही होता है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, राज्य की कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों में हस्तांतरित किया जाए, मतलब कुछ पॉजिटिव अगर मिलेगा ना, तो इसमें इस तरीके से हम ऑप्शन को सही है गलत है वो चूज कर सकते हैं। राज्य की कुल आय का 11% भाग स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाए। वित्त आयोग क्या होता है, स्थानीय निकायों के लिए क्या करता है, काम करता है, बिल्कुल करता है, तो 11% भाग हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही हस्तांतरित भाग में ग्रामीण एवं शहरी निकायों की हिस्सेदारी। ठीक है, ग्राम हस्तांतरित भाग। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, वो रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, बट फिर भी कुछ हद तक अगर देखें तो क्या है, कुछ डेटा दे रखा है, कुछ टिपिकल सा डेटा है, तो ये बिल्कुल हो सकता है। तीसरा दे रखा है, तीसरा तो प्रॉपर डेटा दे रखा है। ठीक है, 40, 47, 13% में बांटा जाए। ठीक है, ये भी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, सारे के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ तथ्य देख लेते हैं, किससे, वित्त आयोग से। ठीक है, वित्त आयोग देख लेते हैं उत्तराखंड का, और साथ में देश का भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो राज्य वित्त आयोग। ठीक है, राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में दे रखा है, अनुच्छेद 243 के आई में। ठीक है, अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग के बारे में दे रखा है। अब उत्तराखंड के राज्य वित्त आयोग के बारे में बात करेंगे, तो उत्तराखंड के जो फर्स्ट राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या था, R.K. धर। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है, अभी 5th चल रहा है, 5वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, ये कब से कब तक चलना है, 2021 से 2026 तक चलेगा। और इसके जो अध्यक्ष कौन है, इंदु कुमार पांडे। ठीक है, इंदु कुमार पांडे जी कौन है, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी 6ठा वित्त आयोग भी क्या है, इसके भी गठन कर दिया गया है। ये कब से काम करेगा, 2026 से 2031 तक, यानी कि 5-5 साल का रहता है वित्त आयोग। ठीक है, 5-5 साल के लिए काम करता है। और इसके जो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, कौन बनाए गए, N. रविशंकर। ठीक है, 2024 में। ठीक है, इनके जो अध्यक्ष 2024 में इसका गठन हो गया था। ठीक है, अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे जो इसके अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, N. रविशंकर। ठीक है, ये तो क्या राज्य वित्त आयोग की बात। ऐसे ही क्या देख लेते हैं, देश में वित्त आयोग, यानी कि केंद्र में वित्त आयोग, केंद्र में वित्त आयोग के बारे में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो वित्त आयोग दे रखा है, संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखा है, 280। संविधान के कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 280 में। राज्य वित्त आयोग कौन से में दे रखा है, 243 के आई में। और जो केंद्र वित्त आयोग दे रखा है, वो किसमें दे रखा है, अनुच्छेद 280। ठीक है, अब केंद्र में जो वित्त आयोग चल रहा है, राज्य में कौन सा चल रहा है, 6ठा, और केंद्र में किसका गठन हो गया है, 16वें का। ठीक है, ये भी क्या करेगा, 2026 से अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, अभी गठन हो गया इसका, 2026 से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा और 2031 तक चलेगा। और जो केंद्रीय वित्त आयोग के जो अभी अध्यक्ष बनाए गए, उनका नाम क्या है, अरविंद पनगड़िया। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, जो ये पहले क्या थे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या हो गया, ये हमने क्वेश्चंस देख ले। इसी तरीके से हम उत्तराखंड के क्वेश्चन भी धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आप नोट भी कर सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।